3 बच्चे हैं, बाकी क्यों नहीं आ रहे? रोशन एक और आसिफ है। आ गए हैं। रोशन आसिफ तो थे ही नहीं, ये कहाँ से आ गए हैं? रोशन, व्हाई आर यू लेट? रोशन आसिफ, यस सर। आप कहाँ से आ गए हो? सर काफी देर का आया हूँ। तो पहले क्यों एब्सेंट थे? नो सर, वो मैं खाना खा रहा था। क्या खाना तो बंदा 10 मिनट में खा लेता है, तुम तो कोई 40 मिनट के बाद आए हो। बस सर क्या करें। कोशिश करो टाइम पे आया करें। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोगों के पास जो व्यू होता है, आगे हम लोग 8वें चैप्टर में व्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे दोबारा से, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बताने की कोशिश की है कि हम लोग एक्सेल शीट में फिल्टर लगा के चीजों को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स कंटिन्यू कि जी हमारे पास कंप्लीटनेस में रिक्वायरमेंट्स की बात करें हम लोग, और क्या मजीद कुछ है इसमें, ठीक है? देखें सर वो टास्क का भी आपने आज बताना था। टास्क, टास्क 3 टास्क पे मैंने काम नहीं किया, मैं आप लोगों को किस दिन बुलाता हूँ, फिर बात करते हैं टास्क पे। ओके, मंडे को फिर। मैंने वो जो फाइल बनाई है ना मैंने, यस सर। ये खत्म हो जाए फिर बात करता हूँ मैं आपसे टास्क के ऊपर, ठीक है? ओके सर। ये थोड़ा सा रहता है, ये खत्म हो जाए तो 4था चैप्टर फिर बात करते हैं। टेम्पलेट पे कुछ चीज डाटा एंटर कर रहे हैं, और या आपने कोई लेट्स सपोज मैं मॉडलिंग में आ जाऊं तो आप एक्टिविटी डायग्राम बना रहे हैं इसकी, या आप इसकी एक्टिविटी डायग्राम के अलावा आप इसकी एक और डायग्राम होती है वो बना रहे हैं, तो उसके अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको नहीं मालूम और आप उसको बाद में सर्च करके डालेंगे, तो वहाँ पे आप उसके लिए कोई ऐसे कमेंट डाल देते हैं जो आपको बाद में याद रहे कि आपने वहाँ पे डाल दिए, तो इट हैज टू बी कंप्लीटेड सूनर और लेटर, उसको छोड़ा नहीं जाता। Understandable. Requirements must be comprehensible to each stakeholder. सबको समझ आनी चाहिए. Therefore, the type of requirement documentation, हमने सेक्शन में 4.2 देखा था, उसमें हमने डाटा प्रोस्पेक्ट देखा था, हमने क्वालिटी वाला देखा था, फंक्शनैलिटी देखी थी हम लोगों ने ये, और उसके अलावा हमने देखा था जी के राइटिंग इन इंग्लिश में एम्बिग्विटी के मसले आते हैं, कैन वेरी सिग्निफिकेंटली। तो ये चेंजेस काफी हद तक सिग्निफाई करती हैं चीजें कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर काफी टाइप्स होती हैं। डिपेंडिंग ऑन डेवलपमेंट फेजेस जो भी चलेंगी, जिसमें स्टाफ भी आएगा आप लोगों का। इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रिक्टली डिफाइन द टर्म्स यूज, तो आपने वो सारे टर्म्स उसमें डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी. Along with quality criteria for requirements, there are two fundamental rules that enhance the readability of the requirements. Readability, जो लोग पढ़ रहे हैं, it's very important for them to understand. Short sentences and short paragraphs बनाए जाएं। अगर आप देखें हमारे पास ये भी जो डॉक्यूमेंट अभी मैं आपके सामने खोल के बैठा हूँ, it has at least 4, 5, 6 lines paragraphs. That is means कि ये short sentences हैं, short paragraphs हैं, लोग पढ़ सकते हैं, they can remember it, memorize कर सकते हैं इस सेक्शन में क्या बात हुई थी। और नेक्स्ट है जी फॉर्मुलेट ओनली वन रिक्वायरमेंट पर सेंटेंस, तो मींस कि जी आप जब सेंटेंस लिखेंगे या पैराग्राफिंग करेंगे तो उसमें कोशिश करें कि आप लोग एक रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें, ना कि मल्टीपल्स के बारे में बात कर जाए। कोशिश करें जी एक्टिव वॉइस रखी जाए, ओनली वन प्रोसेस वर्ब इस्तेमाल किया जाए, लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड इंटरलेस्ड सेंटेंसेस मस्ट बी अवॉइडेड, और इस तरह चीजों से आप सेंटेंसेस को फुलफिल नहीं करते क्योंकि वो ज्यादा एम्बिग्युइटी की तरफ चले जाते। ये जो फॉर्मुलेशन है ना रिक्वायरमेंट्स की, ये मैं आप लोगों को फिर आगे 5वें चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में 5वां चैप्टर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जी के टेम्पलेट्स किस तरह बनाए जाते हैं और उनके मुताबिक
रिक्वायरमेंट्स कैसे लिखी जाती हैं, तो वो भी आप लोगों को एक टॉपिक है, वो भी दिखाऊंगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा उसका। ठीक है, तो अभी ये खत्म करते हैं, फिर बात करते हैं थोड़ा सा और चीज़ों के बारे में। तो ये जो चीज़ है रिक्वायरमेंट कैसे लिखी जाती है, इसमें हमने एक्टिव वॉइस की बात की, यहाँ लिखा हुआ यूजिंग एक्टिव वॉइस। ये कैसे इस्तेमाल की जाती है, कैसे लिखे जाते हैं, प्रोसेस वर्ब्स के साथ डिस्कस किए जाते हैं, वो मैं आपको फिर इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे हम लोग, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ जाए चीज़। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन खत्म करते हैं 4.6. We'll come back in the next lecture. We'll talk about the glossary and how it is important for the documentation. Thank you and see you next time. तो ग्लॉसरी वाला हमारा एक टॉपिक रह गया है, मेरी अटेंडेंस बता ग्लॉसरी वाला टॉपिक है, इज अ ग्लॉसरी। इसमें नहीं, हाँ इसमें नीचे पड़ा होगा, नीचे ये नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोग बात करेंगे इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए ग्लॉसेस क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके रूल्स Okay, क्या होते हैं। class. Assalamu alaikum. Welcome back to online lectures of software common engineering. My name is Hassan Humayun. Previously, we talked about the criteria for quality. This is section 4.7. We'll talk about the glossary, how and why the glossary is so much important for documentation. Glossary. A frequent cause for conflict in requirement engineering is that people that are involved in the development process, means the developers, have different interpretation of the terms. So when they interpret things differently, they do things differently and they build things differently. In order to avoid these conflicts, it is necessary that everyone who is involved in the development process share the same understanding of the terminology used. Therefore, all relevant terms must be defined in a common glossary. A glossary is a collection of term definitions and contain the following elements. So these are the 5 things which are very important for glossary. Number 1, context-specific technical terms. Context-specific technical term means like if you are building a project and like you are using a navigation system as a context. So the word GPS is a technical term. It has to be defined properly. There has to be abbreviations and acronyms. If there are any abbreviations, like GPS itself is abbreviation, and there are any acronyms, we have to define them. Everyday concept that have a special meaning in a given context. Everyday concepts means like if you're talking about navigation, let's suppose there is a drop-offs, there is a pick applications. We should know these things in their context. Similarly, synonyms, different terms with the same meanings, they should be there, and homonyms, identical terms with different meanings. Not only identical terms, but actually they are similar in spelling and pronunciation as well. Let's suppose we have the word right. Now, what are you talking about? The right is left, right, directional left or directional right, or you're talking about right means correct. So homonyms should be there as well. Let's talk about consistent definitions. By defining the meaning of terms, you can increase understandability of the requirement considerably. Misunderstanding and different interpretations of the terms that might lead to conflicts can be avoided from the beginning. So glosses are very important. Reuse of glossary entries are very much possible. Often in different projects, terms are used that are similar to one another or in fact identical. This may be the case, for example, when one system is developed for different customers, but with the कुछ सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है? यस सर। अभी हम लोगों ने सिर्फ बात की जी सिनोनिम होमोनिम्स वगैरह क्या होते हैं, रीयूज ऑफ ग्लॉसरी एंटिटीज की बात हो रही है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? कि रीयूज जो है वो ग्लॉसरी किस तरह होती है, मतलब रीयूज का मतलब है कि पहले कहीं बनाई होगी उसको रीयूज कर रहे हैं। यस सर, उसी को ले आए। तो आपने कोई पुराना प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें आपने कोई ग्लॉसरी बनाई थी, तो वो आप उठा के डाल सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने प्रोजेक्ट की वेबसाइट के ऊपर। सर वो सिस्टम भी होते हैं इस तरह के, उनको क्या कहते हैं, क्या नाम है उनका,
तो वो टर्म यूज होते हैं इंग्लिश जैसे जैसे स्टेक होल्डर की टर्म है, हाँ इस तरह के सिस्टम के लिए टर्म यूज होते हैं इनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, क्या कहते हैं उनको? आई डोंट नो। उनके बाद देख के बताऊंगा सर आपको, मेरे जेहन से निकल गया वर्ड। ओके, सेकेंडली वो कहते जी कि आप लोगों को इस तरह की ग्लॉसेस अगर आप यहाँ गौर करें तो उसने कहा जी IEEE वगैरह की बनी बनाई ग्लॉसरीज आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। IEEE वालों ने अपनी ग्लॉसरीज बना के रखी हुई, आप उसमें से लेटर्स वर्ड्स उठा सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से, ठीक है। Same domain. In this case, already existing glossary entries should be reused. You can find so many built by IEEE. It may even be feasible to define such terms in a universal inter-project glossary. If you have them, you can build them. The additional effort for creating such a glossary will pay off in future projects. For certain domains, ये पे ऑफ इन फ्यूचर प्रोजेक्ट का मतलब यही है कि जी कि आप उन ग्लॉसेस को दोबारा अगले किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पे ऑफ मतलब दोबारा बनानी नहीं पड़ेगी, टाइम ज़ाया नहीं होगा आप लोगों का। for certain domains, collection of terms definitions already exist and are publicly accessible. These may serve as a foundation for the definition of specific glossaries. For example, IEEE, I just told you about IEEE glossaries are there. Typical terms of software engineering are defined. So, rules for using a glossary. Basic rules for using a glossary. Since creating a glossary is absolutely mandatory, the following must be noted. So, mandatory means it's a must. जब भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप लोग, उसमें ग्लॉसरीज लाजमी होंगी. Now, what are the things that the rules that need to be obeyed? Number one, the glossary must be centrally managed. एक जगह पर रखनी चाहिए. It has to be like. मतलब सेंट्रल जगह पर रखने का मैंने जो आप लोगों को आइडिया ये दिया कि जी कि आपकी कंपनी की वेबसाइट पे उस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई वेब पेज होना चाहिए और उसके अंदर लॉगिन हो सके, आपके जो यूजर हैं कंपनी के जिनके लिए आप बना रहे हैं वो भी लॉगिन हो सके और उसके अंदर उनको ग्लॉसरीज का टर्म नजर आ सके, देख सकें ग्लॉसरीज क्या यूज की जा रही है, ठीक है। Like on, usually what they do is like they build their own web page with your project name, or वहाँ पे they put a glossaries there, and so that everybody can excuse me, come to that page. They can check the things that have been built, project कहाँ तक पहुँचा है, how much has been done, कितना रहता है. So there they can see the glossaries as well. They can click on the glossary section. They can check all the glossaries, what are the different terms are there. Glossary must be centrally managed. There should not be a multiple valid glossary. There has to be just only one. Responsibility must be assigned. Somebody has to build the glossary. Somebody has to manage them, update them. So this is a must as again. The glossary must be maintained over the course of the project. In order to ensure that the glossary is consistent and up to date, it must be maintained over the course of the entire project by a person that was assigned this responsibility. There has to be some responsible person who is looking after the glossary as well. The glossary must be commonly accessible. The term definition must be accessible for all the involved personnel. This is the only way a common understanding of the term can be ensured. Using the glossary must be obligatory. Must उसको use करना. All involved personnel must be obliged to exclusively use the term and term definitions as they have been defined in the glossary. So they should understand कि जी उसका मतलब क्या है और वो वहाँ पे किस तरह लिखी हुई है. The glossary should contain a source of the term. Again, if there are some words, some terms जो आप उठा रहे हैं, there has to be some source to it. Or in order to be able to resolve questions and problems at any time during the course of the project, it must be possible to determine the source of the term. So उनकी source is very important के meaning क्या है और किस तरह use किया जा रहा है word project के अंदर. The stakeholders should agree upon the glossary. लाजमी stakeholders, they need to understand the glossary, they need to read the glossary ताकि वो एक respective project के अंदर जब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो they should be on certain grounds कि जी इस glossary में इस word या इस term का मतलब क्या है. Each definition should be validated by a stakeholder. लाजमी stakeholder ने उसको validate भी करना है. He need to understand कि हाँ जी हमें बात समझ आ रही है जो इसमें लिखी हुई है. In addition, the individual term definition, individual terms मतलब कोई आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपकी अपनी कंपनी की कुछ स्पेसिफिक किस्म की टर्म्स हैं जो खुद इस्तेमाल करते हैं.
in the glossary should be explicitly approved. वो भी approve करके वहाँ लगानी चाहिए. These approvals signals that the respective term is correct and its use is obligatory. तो जब वो terms वहाँ लिखी है, मतलब जब इस्तेमाल होंगे वो sentences तो उनके अंदर वो words डाले जाएंगे, वो obligatory बन जाता है आप लोग के लिए. जिस तरह आप लोग के पास एक word है, हम लोग देखते हैं in I think PTCL या Zonk के अंदर there is a thing called charge. And what is that charge? Like if you're writing some requirements about the charge, the word has to be written there for like charge, okay? The entries in the glossary should have a consistent structure. All entries in the glossary must be structured. Structure का मतलब होता है कि it has to be in alphabetical order. जिस तरह आपको डिक्शनरी होती है. It is advisable to use a template for glossary. को template इस्तेमाल किया जिसमें that defines actually कि किस तरह लिखी जाएगी, उसमें स्पेसेस क्या होंगी, उसमें मे बी कुछ फॉर्म, कुछ वर्ड या टर्म्स मेटालिक फॉर्म में हो जिनका मतलब चौ बनता हो, या उसमें आप बता सकते हैं यू कैन से कि जी इट है इटैलिक, अगर इसमें इटैलिक है तो वो मे बी कोई वर्ब हो या उसका कोई पीछे रेफरेंस होता हो किसी चीज के साथ. तो दिस टेम्पलेट हेल्प यू आउट विद दिस थिंग्स. In addition to the definition and meaning of the term, the template should specify possible acronyms and homonyms. तो homonyms भी साथ बताने पड़ते हैं जी कि इनका मतलब क्या है, what it means. To reduce the effort of aligning terms with one another, it is advisable to start with the creation of glossary early in the project. So as the project proceeds, उसके साथ साथ glossary आप लोगों की बनती जाती है, it is must. Now let's summarize the whole chapter. What we saw in this chapter is like the documentation requirement plays a central role in requirement engineering. It is very important. Documentation is very important. As the amount of requirement is often vast, it is very important to clearly structure the requirements. Structuring is very important so that personnel not involved in the project also understands them. Like suppose if a new person comes in, somebody leaves the company, some new guy comes in as a manager, as a CEO, he should understand them. Also, looking up and changing requirements is simplified and accelerated in this way. So this way, we can accelerate the process and we can simplify the process of writing the documentation. And similarly, if somebody else, new person comes in, he understands. This makes meeting the quality criteria for requirement documentation much easier. Using customized documentation structure has proven to be suitable for this purpose. So usually what we do is like we build our own customized documentation structure. It's a good thing. These are completed by inserting project specific requirements, written in national languages in conjunction with the conceptual requirement models. Requirement modeling inshallah next time. We'll talk about requirement modeling as well. Well, this chapter concludes here. I will be setting up a. So, Ji, any questions regarding chapter number 4? सर इसमें एक क्वेश्चन था, आप पहले थोड़ा सा पढ़ा रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन आया था मेरा, वो मैं पूछना ज़हन से निकल गया था मेरे. सर उसमें ये जब हम कोई अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, हमने बना के स्टेक होल्डर को दे दिया है, ठीक है, जाहिर बात एप्लीकेशन जो है वो आपको अपग्रेडेशन उनकी चाहिए होती है, तो जो अपग्रेडेशन उसने अगर करने की जरूरत पड़ी है तो वो दोबारा हमें पेमेंट करेगा या उसी पेमेंट हमसे करवाएगा बार बार? Well, that's depend upon कि आपका उसका एग्रीमेंट क्या हुआ है. Usually what companies do is like अगर मैंने आपसे प्रोजेक्ट बनाया है आपके लिए तो मैं आपको 1 साल का उसका सपोर्ट जो है वो फ्री दे देता हूँ. ओके, ठीक है, 1 साल की सपोर्ट फ्री मिलेगी. अगले साल अगर आपको सपोर्ट चाहिए उसकी तो हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो हम आपको लेट्स सपोज 1 साल की और दे देंगे, लेट्स सपोज 2 लाख रुपए में. ओके, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, सही है. ये कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज कॉन्ट्रैक्ट पे होती है बच्चा, कोई चीज बगैर लिखत पढ़त के हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल. ओके, हाँ, ये चीजें लीगल होती हैं. इसके ऊपर आपको दूसरी कंपनी वाले, कॉन्ट्रैक्ट वाले, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो आपको कोर्ट में लेके जा सकते हैं. तो सही, यानी कि इसमें अपग्रेडेशन की हम जो है चेक वो डाल सकते हैं, मतलब अपग्रेडेशन की हम जो है इसमें वो पॉइंट डाल सकते हैं कि इतने दिन हम करके देंगे, उसके बाद फिर आपको पे करना पड़ेगा, ये सीन है 1 साल की, आप 6 जो है ना, महीने आप की. बहुत पोस्ट जाते हो. दिस इज वेरी पोस्ट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि हमारे पास एक होता है, आप जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है,
एक होता है आपके पास जो पोस्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इसको Yes, मैंने sir. आप लोगों को उस टाइम बताया था कि इसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये आप लोग प्रोडक्ट एक सेकेंड, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। जब ये डेवलप हो जाता है तो फिर आप प्रोडक्ट सपोर्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट सपोर्ट में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बड़ा फर्क है। मैं भी आपको ये चीजें बता रहा हूँ, Yes, sir. ठीक Okay. है। ये सारा काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। इसमें जब प्रोडक्ट सपोर्ट आती है तो इसके अंदर जो आपसे बात की ना कि जी छोटे मोटे बग्स आ गए, एरर्स आ गए, मैंने डेट उल्टी डाल दी, हाँ Sir, हाँ, upgradation की मतलब update बेसिक करते पहली रहते बात हैं। ये है कि HCI जब पढ़ाया जाता है तो उसमें हम लोग कंट्रोल पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, कंट्रोल पढ़ाया जाता है कि कंट्रोल यूजर को कितना देना है। मतलब सपोज मैं आपको एक फील्ड दे दूं बना के, ठीक है, ऐसे एक फील्ड दे दूं बना के, ठीक है, और इसके ऊपर लिख दूं जी, यहाँ पे मैं लिख दूं एंटर डेट। हाँ जी, अब आप डेट के साथ डालेंगे अंदर, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। या दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि जिसमें मैं आप लोगों को कहूँ जी कि इसमें डी डी करके, एम करके, वाई 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 करके इस तरह डेट डालें, ठीक है। उसमें भी सर ये भी वाई वाई आर आर नहीं होगी? उसमें उसमें मैं लेट्स में 8 करके, मैं 8 सर देखिए अगस्त डाल के मैंने 2020 कर दूं। गेम डेवलप की है एक सेकंड मैं सर। समझा दूं ना। ये इसमें मैंने ओके, गलती कर दी ना। डे का मतलब है कि 2 लेटर्स डालने हैं आपने, मैंने यहाँ पे 1 डाला, मंथ में मैंने 1 डाला, गलती हो गई। तीसरी चीज आती है जिसमें आप लोग ड्रॉप बॉक्स देते हैं, उसको कंट्रोल बोलते हैं। तो दैट डिपेंड्स कि जी अगर आपने प्रोडक्ट के अंदर कंट्रोल नहीं डाला था और यहाँ पे गलती आ रही है तो सपोर्ट में फिर आप वो गलतियां ठीक करेंगे बैठ के अपनी। सर ये स्पोर्ट के अलावा देखें अगर हम कोई गेम डेवलप करके दे रहे हैं किसी को और उसमें जैसे आजकल सीजन आते हैं, सीजन 1 2 3, तो गेम्स के हमने अंदर सीजन को छोड़ो, गेम्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो जाते हैं, सिक्योरिटी लेवल्स अपग्रेड हो जाते हैं, तो आपकी गेम्स जो होती हैं वो वही नहीं ना, चलती, क्रैश कर जाती हैं। तो फिर आपको तो सपोर्ट में उनको हाँ, उस लाइसेंस सर्टिफिकेट के मुताबिक उसको दोबारा सेट करना पड़ता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेट करना पड़ता है, तब दोबारा चलती है। ओके सही है, देखिए अगर वो ठीक है आपको सर। कह रहे हैं ना जी मेरी गेम आप चेंज कर दें, वो सपोर्ट का पार्ट नहीं है, वो दोबारा डेवलपमेंट का पार्ट है। डेवलपमेंट का पार्ट है, सही है। जी सपोर्ट का पार्ट में जी के नया ऑपरेटिंग सिस्टम अगर का आ जाता है एंड्रॉइड का 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां, हम आपको अपडेट करके देंगे 1 साल के अपडेट अंदर कर जो दें, कुछ होता है, ठीक है। ठीक है। यस कोई सर। सर्टिफिकेट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स अपग्रेड हो जाते हैं, वो हम आपको करके देंगे। ओके हाँ, कोई सही है सर। कोई आपका बग आ रहा है कि साइकिल आप गेम खेल रहे हैं उसमें साइकिल जो है वो जब जंप करती है तो राइट, गायब हो जाती है, तो वो हम ठीक करके देंगे। दैट इज सपोर्ट। ठीक है सर। हम्म ओके, आ गई समझ। एनीवे जी, एनी अदर थिंग। तो ये दोनों काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के होते हैं, सपोर्ट वाला भी और यस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला भी। तो ये जो ओके सर। प्रोडक्ट सपोर्ट है, इसको बेसिकली हम लोग इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है जी कि अंडरस्टैंड द डोमेन। डोमेन का मतलब प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग डोमेन को अंडरस्टैंड करके प्रोजेक्ट डेवलप करते हो, यहाँ पे आप डोमेन को सर समझते ये जो हुए सपोर्ट देते हो। सर ये स्पोर्ट में हम किस तरह के बंदे के जिम्मे लगाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोडर्स होते हैं, कोडिंग करते हैं, डिजाइनर होते हैं, तो ये स्पोर्ट किस तरह करते हैं हम जिम्मे? इसमें टीम होती है, इसमें जिस तरह आप लोगों की डेवलपमेंट टीम होती है, जिस तरह आप लोगों की डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम होती है, उसमें भी रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, बाकी लोगों का किरदार होता है। इस तरह सपोर्ट में भी आप लोगों के पास यूजली ज्यादा काम जो होता है वो सपोर्ट का होता है, सपोर्ट इंजीनियर का होता है। अगर उसमें ओके सपोर्ट। कोई बग्स वगैरह आ जाए तो फिर वो डेवलपर को फॉरवर्ड किया जाता है, फिर डेवलपर उसको ठीक करता है, फिर क्यूए वाले आ जाते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस वाले आ जाते हैं, वो उसको वेरीफाई करते हैं कि जो चीज की गई है वो ठीक हो गई है, फिर उनको दोबारा रिपोर्ट किया जाता है जी कि हमने उसको अपलोड कर दिया, ठीक कर दिया, अब आप दोबारा टेस्ट करें, ट्राई करें। फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आती है, वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, डन हो गया, काम खत्म।
ओके, हम्म, सही है। ऐसे चलता है। सर हमें ये स्पोर्ट इंजीनियरिंग का काम वगैरह सिखाया जाएगा आगे सेमेस्टर्स और में? क्या चीज? स्पोर्ट इंजीनियरिंग का काम वगैरह हम्म, सिखाया जाएगा हमें आगे सेमेस्टर्स में? कौन सा वाला काम दोबारा बताओ? सर स्पोर्ट इंजीनियरिंग का काम जो होता है। सपोर्ट वाला? नहीं नहीं, सपोर्ट वाला हम्म, काम तो बेटा इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन देखना, रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना, क्या कहा गया था, क्या लिखा गया है, क्या बनाया गया है, उसमें की गलती क्यों आ रही है, ये काम रह जाता है। वो तो सपोज से मैनेजमेंट का काम होता है, इतना मुश्किल काम नहीं होता, ओके, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है सर। आसान काम है सपोर्ट का। ज्यादातर लड़कियां सपोर्ट के काम में जाती हैं, लड़के ज्यादातर क्यूए हम्म, के काम में जाते हैं, क्योंकि इंटरफेस डिजाइनिंग आ जाती है और दूसरी चीज आ जाती है, तो लड़कियां भी आती हैं क्यूए के अंदर, वरना लड़के भी क्यूए करते हैं। क्यूए काम लड़के भी करते हैं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, अच्छी चीज है। ठीक है। ओके और सर। हाँ, इस तरह और बड़े बेशुमार काम है, जैसा मैंने अभी आपको बताया जी कि आप लोगों के पास एक बड़ा अच्छा काम जो इसके अंदर आता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़के कर रहे हैं आजकल, वो आपका डोमेन एनालिस्ट के तौर पे आता है, या जो आप लोग कहते हैं, क्या लफ्ज लिया था मैंने? क्यूए नहीं नहीं, क्यूए तो अलग है ना, ये क्यूए का वो काम लग है, ये रिक्वायरमेंट गैदर वगैरह करना ना। एनालिस्ट वगैरह होते हैं, डोमेन एनालिस्ट वगैरह के नाम से सपोर्ट पे जॉब्स आती हैं। तो आप लोग जाएं ऑनलाइन देखें क्या जॉब्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों की, उसमें रिक्वायरमेंट्स को देखें क्या है और समझें, सर फिर ये आपको जो पता बात चलेगा है कि जो आप पढ़ क्या रहे हैं और आपकी पढ़ाई में वो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपने जब मार्केट में जाना है तो आपको उन चीज़ों के बारे में पता हो। अगर आप शातिर, आप तेज, इंटेलिजेंट होंगे तो कंपनी वाले आपको यूं ही रख लेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे जी हमें नहीं पता ये क्या होता है, हमें नहीं पता, तो वो कहेंगे बस फिर भाग मैं सर ने नहीं पढ़ाया था। जाओ। हाँ, ये टीचर ने नहीं पढ़ाया था जी, हमें नहीं आता। तो ये टीचर तो हर जगह नहीं होता ना, पर टीचर हर चीज तो नहीं पढ़ा सकता आपको, ठीक है। तो यस कुछ सर। चीजें आपको अपनी खुद भी पढ़नी पड़ती हैं टाइम के लिहाज से। तो हमारे यहाँ बहुत सी जो लैक करती है प्रॉब्लम, वो ये है कि बच्चे पढ़ते नहीं है। दे डोंट वांट टू स्टडी, दे डोंट वांट टू रीड। मैं बच्चों को हमेशा यस। कहता हूँ जी कि जब आप लोग जाओ सॉफ्टवेयर की इंटरव्यूज के लिए, तो ITSC की जो किताब है आप लोगों की, उसके 3 चैप्टर पढ़ के जाया करो। पहले 3 चैप्टर पढ़ के जाएं और ताकि आप इंटरव्यूज अच्छे दे सकें, ठीक है। कुछ जगहों पर टेस्ट ओके। भी होते हैं, तो टेस्ट भी देने के लिए पहले 3 चैप्टर ITSC के अच्छे इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा भी आपको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन 3 चैप्टर आपको ITSC किताब के उंगलियों फिंगर टिप्स में होने चाहिए। ओके। हम्म, हम्म। यस सर। अच्छा जी। नेक्स्ट वीक से आप लोगों को स्लाइड्स मिल जाएंगी चैप्टर नंबर 5 की। ये स्लाइड्स रखी हुई हैं और ये उनके लेक्चर्स हैं, ये देख कर आइएगा, पढ़ के आइएगा एक बार। ओके। ये इतने बड़े नहीं है, दे आर नॉट दैट लेंथी। मेरे ख्याल में छोटे छोटे से लेक्चर्स हैं, 30 15 25 मिनट के लेक्चर हैं, 2 लेक्चर हैं। तो हाँ, ये देखें 7 मिनट का है, दिस इज ओनली 7 मिनट्स। आगे फिर ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है, ये कितने मिनट का है? ये है जी 7 और ये है 14 मिनट का। 7 और 14 कितना, 21 मिनट हो गए। 21 22 मिनट का ये टॉपिक है। फिर उसके बाद आपके पास जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, 5th चैप्टर का पार्ट 2, वो है एक ही है, वो है 12 मिनट का। तो ये टोटल में हमें आधे घंटे का लेक्चर है। तो आधे घंटे का लेक्चर अगर आप लोग देख लें तो आपको पता चलेगा चैप्टर 5 के अंदर क्या बातें करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन हो पूछने के लिए, तो वी कैन डिस्कस सम थिंग्स। तो मुझे नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट वीक हम लोग आएंगे तो मुझे इस बात का पता होगा कि आपको 5th चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है। तो मैं उसी सोच पे चलूंगा आगे लेक्चर को लेके। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क, ताकि हम लोग थोड़ा सा पेस अप करें, क्योंकि मैंने चैप्टर 6 करना है, चैप्टर 7 चैप्टर 8 रहता है। तो चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 8 लाजमी कंसिडर करवाना है। तो कोशिश करेंगे कि ये आधे घंटे का है, और आपको पता है हमारा सेशन कोई होगा 2.5 3 घंटे का। तो आप चैप्टर 5 भी करके आइएगा और चैप्टर 6 भी पढ़ के आइएगा, ठीक है। ओके सर। चैप्टर 6 की वीडियोस भी हैं, वो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो आपके पास 7 डेज हैं, 7 डेज में आधा घंटा अगर आप प्लीज
प्लीज मेरे लिए आधा घंटा वो बैठ के सुन लेना। तो जस्ट हेडफोन लगा के बैठ जाना, चलते फिरते आगे पीछे काम शाम करते हुए सुन लेना, तो पता चलेगा क्या बातें हो रही हैं, कुछ आपके दिमाग में रह जाएंगी बातें, तो व्हेन वी डिस्कस तो आपको भी कुछ चीजें बारे पता होगा, ठीक है। और उसको आपने लेक्चर को क्रिटिकली सुनना है कि जी इसमें क्या क्वेश्चंस हैं, कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। तो इस तरह के सवाल सोच के आपने वो लेक्चर को सुनना है, ताकि आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो क्रिएट हो सके। फिर जब मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर, फिर छठा और पांचवा छोटा चैप्टर, तो आप लोग मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस पूछ सके मेरे से, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं सब्जेक्ट के अंदर, यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, बिकॉज ये फील्ड में इनिशियली आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप लोगों ने जॉब करनी है तो ठीक है, वरना अब्बा जान की अगर फैक्ट्री है आप लोगों की, करोड़पति लोग हैं, तो फिर आपकी मर्जी है, जो समझे आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो पांचवा छठा चैप्टर नेक्स्ट वीक के लिए। नाउ लेट्स कम बैक टू आपके मुझसे